वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल प्लांट इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं नया वीडियो सीरीज चालू करने जा रहा हूं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स पर। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये सीरीज मल्टीपल वीडियोस की है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू आप ये सारे मल्टीपल वीडियोस देख सके और हाइड्रोलिक्स में बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक आप जा सके, क्योंकि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि किसी भी बड़ी इमारत या कि बुर्ज खलीफा हो गया, जैसे ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों के लिए नींव को बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है, वो ताकि इस इमारत का वेट सहन कर सके और उसको कंट्रोल कर सके और उसको बिना किसी डिस्ट्रक्शन के वो उसको संभाल सके। तो उसी प्रकार किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी एडवांस टॉपिक के लिए आपको उसका बेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो बेस अगर आपका मजबूत है तो आपको आगे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बेस को मजबूत बनाना है। अगर बेस आप मजबूत बनाना है तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और इसको अगर मल्टीपल टाइम्स देखने की जरूरत पड़ती है तो देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जिसको आता है, काफी कुछ आता है, उसे भी हो सकता है कि कुछ इसमें से सीखने को मिले, लेकिन न्यू लर्नर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक, जो कि बिल्कुल सीखना ही चाहिए। और इसके बाद में कंटिन्यू आपको एडवांस स्टेजेस पे लेता हुआ जाऊंगा कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से। तो आप इसको अगर आप समझते हैं तो धीरे धीरे आपको वो समझने में बहुत आसानी होगी और आगे आप बहुत इजीली एक्सपर्ट बन सकते हैं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए, अभी कर लीजिए, मेरे सामने कर लीजिए। कर लिया? बहुत अच्छी बात है। चलिए, ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। चले। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, घर में, बाहर, व्हीकल्स में, अपने कार में, ट्रक, बस, इंडस्ट्रीज़ में। घर में भी कई सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स पे वर्क करते हैं, बट हम उसे जानते नहीं हैं या हमने उनको देखा नहीं है या समझा नहीं है। अगर हम उसको डीपली देखें और समझें तो हमें पता चलेगा कि ये तो सब चीज़ें वही है जो हम लोग हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स बोलते हैं। नाम बड़े हैं लेकिन है तो वही चीज़। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा ढंग से तो आपको हर एक चीज़ को बेसिक से ही समझ में आने लगेगा और आप जानने लगेंगे कि आखिर ये क्या होता है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक को समझेंगे तो हाइड्रोलिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इस सीरीज़ में ये एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ रहेगी हाइड्रोलिक्स पर। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स के बारे में, पंप्स के बारे में, हाइड्रोलिक्स में क्या क्या पंप्स यूज़ करते हैं। इसके साथ जनरल व्यू हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पर भी लेंगे। सिम्बॉल्स जो कि ड्राइंग्स होते हैं, हाइड्रोलिक्स ड्राइंग्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। प्रेशर कंट्रोल, क्योंकि जब हाइड्रोलिक्स होती है तो वहाँ प्रेशर भी होता है, प्रेशर कंट्रोल करके हम उसको यूज़ में लेते हैं। उसके बाद उसका फ्लो कंट्रोल करके यूज़ में लेते हैं और उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करके हम यूज़ में लेते हैं। ये हाइड्रोलिक्स के बेसिक कंट्रोल्स हैं। इस वीडियो में आपको हाइड्रोलिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक्स मतलब क्या है। हाइड्रोलिक एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कि हाइड्रा और ऑलिक, हाइड्रा मतलब वाटर, ऑलिक मतलब वो बोलते हैं पाइप। तो ये पानी और पाइप का कॉम्बिनेशन हाइड्रोलिक, इसको यूज़ में लिया है, हाइड्रोलिक वर्ड बोलते हैं। आप हाइड्रोलिक पावर्स देख सकते हैं, इसमें देखेंगे आप। अभी हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, कितने तरह की पावर्स हैं। हम जनरली 6 तरह की पावर्स अपने आसपास। एक है मैकेनिकल पावर, इसको जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो कि पावर का फॉर्मूला है। इसके एग्जांपल हम देखें तो कार का इंजन मैकेनिकल पावर है। हाइड्रोलिक प्रेस मैकेनिकल पावर पर चलता है। विंड टरबाइन वो भी एक मैकेनिकल पावर से ही हमें ड्राइव देता है। तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, सेकंड वन। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या है, करंट इंटू वोल्टेज, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसके एग्जांपल क्या है, पावर इज जनरेटेड बाय बैटरी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से जो पावर जनरेट होती है या सोलर पैनल से पावर जनरेट होती है, या बैटरी जो पावर देता है हमको, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। अब थर्मल पावर क्या है, हीट ट्रांसफर्ड इन जूल और टाइम इन सेकंड, डिवाइड बाय टाइम इन सेकंड। तो ये थर्मल पावर है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो पावर इज जनरेटेड बाय अ पावर प्लांट और अ फर्नेस। देखिए फर्नेस में या हम गैस पर भी देखते हैं ना, पावर जनरेट होती है जिससे हमारा फूड कुकिंग होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर पावर फ्यूज़न या फिजन। न्यूक्लियस के जो भी हमारा एटम है, एटम के न्यूक्लियस के फिजन या फ्यूज़न से जो फ्यूज़न क्या है, या तो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे फिजन। और जो अगर 2 न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो भी एनर्जी रिलीज करते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस, वो या तो टूटता है या 2 आपस में जुड़ते हैं 2 न्यूक्लियस, तो दोनों ही कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन जूल्स पर सेकंड को हम बोलेंगे न्यूक्लियर पावर। ठीक है ना, जो कि हम पावर जनरेशन में देखते हैं या न्यूक्लियर बम में देख सकते हैं।
इसके अलावा होती है रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर क्या है? एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इन जूल्स। अब रेडिएशन तो हम रेगुलर देख ही रहे हैं, हमारा जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव देखते हैं वो रेडिएशन पे चलता है, और एक्सरेज हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इन जूल्स पर सेकंड, जो कि होता है सनलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सरे, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद हम देखेंगे साउंड पावर। ओह, साउंड पावर किसने नहीं देखा है? तानसेन को तो सभी लोग जानते हैं। जब वो गाना गाते थे तो ग्लास टूट जाते थे, आसपास के मिरर्स टूट जाते थे, और बादल गरजने लगते थे, बिजली गिर जाती थी, पानी बरसने लगता था। अरे साउंड पावर की तो कितनी महिमा है। तो साउंड पावर किसने नहीं जाना? साउंड पावर भी इसमें एग्जांपल देखिए, पावर इज जनरेटेड बाय स्पीकर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो साउंड में भी बहुत पावर है, उसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इन द इंडस्ट्री देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी क्या है, पावर तो है, पावर को हमको ट्रांसमिट करना होता है हर जगह। कहीं भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर हमारे घर में आती है तो ट्रांसमिट होकर आती है ना, हम घर में तो जनरेट करते नहीं है घर में। और सोलर पावर भी अगर हम जनरेट करते हैं, मान लीजिए सोलर पैनल है तो वो छत पे लगे, पावर ट्रांसमिट होकर घर में आएगी, तभी तो हमारा फैन या सब कुछ चलेगा। तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट कैसे होती है? एक सॉफ्ट गियर या चेन से होती है या बेल्ट से होती है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें जनरली आप देखिए साइकिल्स में हम लोग जब ड्राइव देते हैं तो पावर ट्रांसमिट होकर हमारी जो रेयर व्हील पर जाती है, चेन और स्पॉकेट के माध्यम से जाती है ना, तो वही देखिए वो भी एक मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो देखिए वायर्स और ट्रांसफार्मर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से इलेक्ट्रिक पार्ट्स के थ्रू जाते हैं। वायर लगे होते हैं घर में, हमने देखे हुए हैं। हमारा एसी चलता है, वो पावर ट्रांसमिशन होती है, तभी तो एसी चलता है। फ्लूइड ट्रांसमिशन देखिए, फ्लूइड तो एक बहुत बड़ी पावर है। जब फ्लड आती है तब देखा होगा कि उत्तराखंड यूके में कैसे पूरे के पूरे माउंटेन ही चले गए, लैंडस्लाइड हो गई, या फिर मान लीजिए किसी डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया तब, या फिर डैम काफ़ी फुल हो गया, ज़्यादा वो खतरे के निशान से ऊपर है, तब उसका गेट खोलते हैं तो क्या होता है, कई सारे गाँव ही बह जाते हैं या विलेज ही बह जाते हैं। तो कितना खतरनाक होता है। तो ये फ्लूइड पावर है। फ्लूइड पावर हम बाहर भी देखते हैं और उसको इंडस्ट्री में कंट्रोल्ड वे में यूज़ करते हैं। इसको देखिए, और इन पावर ट्रांसमिशन में हम इस वीडियो में जो है वो फ्लूइड ट्रांसमिशन पे ही हम वर्क करेंगे। अब देखिए बेस ऑफ हाइड्रोलिक्स। बेस क्या है? जो बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने भी इस बेस को, इस वीडियो को देखा या समझा, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो पक्का हाइड्रोलिक्स का एक्सपर्ट बन जाएगा। क्योंकि जिसका बेस मजबूत है, जिस घर की नींव मजबूत है, उसका घर मजबूत होता है, वो कहीं पर भी नहीं गिरेगा। तो बेस मजबूत होना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। ये वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसलिए सीरीज़ लंबी है, वीडियो तो छोटा ही होगा। इसमें देखिए, अरे ये क्या आ गया? कील है, ये तो नेल है, ये तो दीवार में लगने वाली है। और अरे ये कील जाता क्यों नहीं है अंदर? क्या बात है? ये बाबूलाल, ये किला इस दीवार का नहीं है, उस दीवार का है। अच्छा, ओके, ये इस दीवार का नहीं है, उस दीवार का है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? नहीं, फिर आप गलत हैं। जरा कील को थोड़ा देखिए, गौर से देखिए। इसमें क्या 2 पार्ट्स हैं, एक शार्प एज है, एक पीछे हेड है। अभी हेड और शार्प एज में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? उसके एरिया का। अभी देखिए, जब हम फोर्स लगाते हैं, वो हम जब हेड पर लगाते हैं और आगे वाला एरिया हमारा शार्प है तो वो ज़्यादा इजीली इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा लगाते हैं तो वो इंसर्ट नहीं होता है, क्योंकि एरिया उसका बढ़ जाता है। तो बेसिक चीज़ क्या है? FPA हाइड्रोलिक्स का बेस है फोर्स, प्रेशर, एरिया और इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो यही बेसिक है। अभी हम बाबूलाल को छोड़कर अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? अब फोर्स को जानेंगे। सबसे पहले फोर्स को कैसे जानेंगे हम? फोर्स क्या चीज़ है? Force can be described as a push or pull on an object. They can be due to phenomena such as gravity, magnetism or anything that might cause a mass to accelerate. मतलब कोई भी जो भी हमारा आइटम है उसे हम आगे धकेलें या पीछे लें या खींचे या ऊपर नीचे, जो भी है वो फोर्स है। अगर मान लीजिए कोई सी चीज़ नहीं हट रही है, हम दीवार पे धक्का मार रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रही है, तो क्या इसका मतलब वो फोर्स नहीं है? फोर्स तो हम लगा रहे हैं, बट वो उसका जो फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, वो उसका ज़्यादा है। मतलब 2 फोर्स इक्वल में है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। फोर्स को हम कॉमन सिम्बॉल क्या है? जो सिम्बॉल होता है फोर्स को हम डिनोट करते हैं या हम शो करते हैं, वो होता है F। उसके SI यूनिट जो होती है उसके लिए होती है न्यूटन। अदर यूनिट्स में हम देखेंगे डाइन या किलोग्राम फोर्स, पॉन्डल, ये कई सारी यूनिट है। और SI की बेस यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे तो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेरिवेशन फ्रॉम अदर
क्वांटिटीज़ आल्सो, उसमें अदर क्वांटिटीज़ में देखेंगे। और इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो F इजिकल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पुल करने में या पुश करने में हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो फोर्स हमें बता रहा है कि ये हम फोर्स लगा रहे हैं इसलिए वो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है। और जो उसके नीचे बॉटम में रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है। फोर्स पे और बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं हटना चाहते, इसलिए हम उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कितने तरह के फोर्स होते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, और भी कई तरह के फोर्स हो गए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम एरिया। एरिया क्या है? 2D सरफेस। 2D सरफेस में मेजरमेंट में द टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द एरिया इज फिगर इज द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर दैट कवर द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अभी देखिए ये स्क्वायर है। अब इसमें देखिए 1/1 मतलब 1 स्क्वायर मीटर यूनिट हो गया, ये यूनिट में ले रहे हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में हम ले रहे हैं। अब इस एरिया में देखिए इसमें किस तरह से एरिया है, ये हमारा पैरेललोग्राम। इसमें हम देखेंगे हाइट क्या है h, b कितना है 10, तो हाइट इंटू b, ये उसका एरिया है 10 इंटू 8 मतलब 80। इसके आगे हम देखेंगे, देखिए एरिया को अच्छे से समझ ले, सभी स्क्वायर 1-1 इंच के हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। तो अब आप इसको देख सकते हैं ये कितने स्क्वायर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कीजिए, 12 स्क्वायर्स हो गए हैं। अभी 3 इंटू 4 कीजिए, वो भी 12 है, मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये होता है स्क्वायर में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं एरिया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया हैं, अलग अलग। ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर एरिया, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स और ट्रेपेजॉइड, इन सभी के एरिया के बारे में एरिया के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये फोर्स देख लिया, एरिया देख लिया, अब पर यूनिट एरिया में फोर्स देखेंगे कितना होता है। दिस इमेज इलिस्ट्रेट्स द प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, इवन थ्रो द फोर्स बिटवीन द फिंगर्स एंड द पेंसिल is the same on both sides. The pressure on the tip is much higher because the force is applied to a smaller area. अभी देखो यहाँ पर आपको कितना क्लियर और कितना बढ़िया विजन है, ये फिंगर और ये फिंगर। अब देखिए कौन सी साइड में फिंगर में ये इंसर्ट हो जाएगी। अब ऑब्वियस है कि इस साइड में ये फिंगर में अंदर चली जाएगी अगर हमने फोर्स लगाया, तो इधर तो जाने से रही, क्योंकि अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, देख रहे हैं ये कितना एरिया है, और यहाँ पे एरिया कम, यहाँ कितना है, कम एरिया है। जब हमने देखा कि एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है, इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर फोर्स दोनों तरफ बराबर लगा रहे हैं हम, क्योंकि देख रहे होगे ना फोर्स तो एक ही है, दोनों तरफ F बराबर F है, लेकिन यहाँ प्रेशर जो है वो कम है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ में, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। इससे आप समझ लीजिए फोर्स कैसे और प्रेशर कैसे वर्क करता है, क्योंकि जनरली यही मेन कॉन्सेप्ट है पूरे हाइड्रोलिक का। अगर ये आप समझ गए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है और आप हाइड्रोलिक्स को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर प्रेशर सिंगल पॉइंट पर है और वो वहाँ पर फोर्स कॉन्सेंट्रेट। तो हम थे फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम फोर्स पर यूनिट एरिया देखे। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यही बेस है पूरे हाइड्रोलिक का। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बंदा इस मोटे से ऑब्जेक्ट को दीवार में लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन ये की लगा रहा है तो बहुत आसानी से चली गई। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया एकदम बिल्कुल कम है, इस वजह से वो कील ईजिली अंदर चली जाती है और उतने ही फोर्स पर वो बॉटल अंदर नहीं जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए वापस से एक और एग्जाम्पल है, ये कोन है। अब इसके बॉटम में देखिए और ये कोन है। अब इस पर क्या होगा, जो बॉटम में है वाटर हम भरेंगे जब मान लीजिए ऊपर, तो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा, या फिर ये नीचे फोर्स इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि ये फ्लैट एरिया है तो ये इजीली उस पर रेस्ट कर जाएगा और उस पर अंदर नहीं जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए, ये हम जब अंडर वाटर हम स्विमिंग करते हैं तब जब हम सरफेस पे होते हैं तब हमको फोर्स कम महसूस होता है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो काफ़ी प्रेशर महसूस होता है वाटर का। क्यों होता है? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो वाटर का लेयर है वो इतना हाइट तक है, वाटर जो है इतने हाइट तक हमारे पास पानी का वेट है, इस वजह से हमको क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। इसलिए हम डीप सी में जो लोग डाइव करते हैं वो बहुत मैक्सिमम डीप सी में अभी तक डाइव करने वाले 200 मीटर से अंदर तक नहीं जा सके हैं बिना किसी अदर सपोर्टिंग एलिमेंट्स के या फिर कोई सबमरीन वगैरह के। और जब हमारे समुद्र में सबसे ज़्यादा डीप कौन सा, मरियाना ट्रेंच 13 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ तक जाने के लिए सोचिए कितना कठिन है वहाँ पर पहुँचना, और उसके लिए कितना हाई, इसीलिए वहाँ पे एक्सप्लोर हो पाया, बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। क्योंकि अब यहाँ देखिए, ये अगेन सिमिलर, लोअर सरफेस एरिया, हायर सरफेस एरिया,
इनसाइड में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो इधर में पिंच हो जाती है, पिन। तो अभी आपको ये काफ़ी डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया वर्क करता है, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज डिफाइंड। अब ये प्रेशर जो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। कैसे बोलते हैं उसको? बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर डिफाइंड एज अ फिजिकल फोर्स exerted on an object. The force applied is perpendicular to the surface of objects per unit area. The basic formula of pressure is force per unit area. यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल में हम इसे मेजर करते हैं। टाइप ऑफ प्रेशर जो है होते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, डिफरेंशियल एंड गेज प्रेशर। इसमें देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, ये एक यूनिट मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर है, जिस भी एक यूनिट एरिया पर फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे प्रेशर, और उस यूनिट में उसको मेजर करेंगे। अब देखिए फोर्स प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेट है 100 न्यूटन, नीचे का एरिया जो है वो 0.1 मीटर स्क्वायर। अब इस इमेज में देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट के देखिए कितना वेट कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है ना, 100 न्यूटन वेट है। इसका वेट भी 100 न्यूटन है, इसका वेट भी 100 न्यूटन है, समझिए। एरिया कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर। इस पर कितना प्रेशर है, 1000 पास्कल का, 1000 पास्कल है। अब सेम वेट हमने रखा हुआ है, लेकिन इसका एरिया कितना है, 0.01 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो कितना हो गया, 10,000 पास्कल, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सिर्फ एरिया रिड्यूस करने से प्रेशर कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अब ये आप देख सकते हैं, समझ गए ना। अब ये देखिए लोग, आपने ये चमत्कार तो देखे ही होंगे, कई लोग नेल्स के बेड पर बैठते हैं या लेटते हैं या खड़े हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? अगर सिंगल नेल कर देंगे तो अंदर पिंच हो जाएगी, बट वो क्या हो रहा है, एरिया डिवाइड कर दिया। अब इतने सारे नेल्स है ना, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो गया। ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण वो नेल्स अंदर जा नहीं रही है, फोर्स डिवाइड हो गया है, पर अलग अलग नेल्स पर वो उनके टिप्स पर फोर्स डिवाइड हो गया है, इस कारण ये आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो पिंच नहीं होती है। अब देखेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट अराइज फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स विद द सरफेस। जब हम इसको मर्ज कर रहे हैं, जब हम इस बॉल को मर्ज करते हैं तो क्या होता है कि ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उससे सेपरेट होते हैं, उस अपनी उनको जगह खाली करनी होती है। तो क्या होता है कि वो इस पर प्रेशर इंसर्ट करते हैं, वो इसमें टकराते हैं, इसके कारण क्या होता है, प्रेशर इस पर प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर उसको बोलते हैं प्रेशर। अब वो इसके पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा, इसको बाउंसिंग फोर्स, ऊपर उठने के लिए फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे प्रेशर फोर्स या प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फोर्स जैसे इस सरफेस पे, हाफ सरफेस पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाफ सरफेस पर हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस कारण हमारा सरफेस पे जो एरिया ये फोर्स लग रहा है, इसको बोलेंगे प्रेशर। पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को बोलेंगे प्रेशर। और गैस और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब कोलाइड करते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम्स जो कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो उसका रीज़न है वो प्रेशर जनरेट करने का। ऐसा यूनिट में इसको हम पास्कल में मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कॉमन यूनिट्स होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हम यूज़ करते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से हम केजी पर mm स्क्वायर में भी इसको मेजर करते हैं। प्रेशर को देखेंगे हम फ्लूइड प्रेशर। अब देखिए फ्लूइड प्रेशर जब हम आ गए हैं, अब हम हाइड्रोलिक में इंटर करते जा रहे हैं लगातार डीप में। हम देख रहे हैं फ्लूइड प्रेशर कैसा है, देखिए इसमें डेंसिटी P, जो फ्लूइड प्रेशर है वो P है, वो होता है डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। मान लीजिए कोई कॉलम है, 5 मीटर कॉलम है, जैसे लिखा है ना इसमें 5 मीटर कॉलम ऑफ हाइट इज 5 मीटर। 5 मीटर कॉलम हाइट में हमने कितना है उसका डेंसिटी, ये डेंसिटी दिया हुआ है, ये वाटर की डेंसिटी दी हुई है। अब एक्सेलरेशन क्या है, ये तो हम कैसे निकालेंगे प्रेशर कितना होगा उस पर, ये हम बता देंगे कि ये प्रेशर है। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो, जो भी इसके बॉटम सरफेस होगी वहाँ पर ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो, ये हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जानना जरूरी है। ये हर चीज़ बार बार ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हाइड्रोलिक्स में, न्यूमेटिक्स में हर जगह काम में आने वाली है। इसको गौर से समझिए, ये बेसिक है और इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कोई नहीं समझाता है, ये कोई बताता भी नहीं। जनरली डायरेक्ट हम हाइड्रोलिक्स के सर्किट पे और वो सब पे बात करने लगते हैं, लेकिन बेसिक ही नहीं मालूम होगा तो बाकी बातें करने से क्या होता है कि इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है, डरा सा महसूस होगा हर व्यक्ति को। और ये जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी, और जो जानते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेसिक है। ये अगर एक बार माइंड में आ गया तो आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे और आपको कभी किसी चीज़ में कोई समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत है। आप उस पर चाहे जितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दें, नींव मजबूत है आपका।
अब देखिए जो हाइट पर है, जैसे जो पर्वतारोही होते हैं ना, पर्वतों पर जाते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, बड़े बड़े पर्वत पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हल्का होता है, कम हो जाता है। इसके कारण उन पर प्रेशर कम होने का रहता है, तो वहाँ पर लोअर प्रेशर होता है, क्योंकि ऊपर जो उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी थिकनेस या उसकी हाइट कम हो जाती है, जबकि जो सी लेवल पर होता है उस पर हाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये ऊपर हाइट का जो आपने देखा होगा, जब हाइट पे जाते हैं कोई भी लोग तो उन पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। आप देखेंगे तो कई जगह पे उनको हाइट पे थोड़े दिन पहले वहाँ पर रहने के लिए उसके वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है ताकि वो वहाँ रह सके, क्योंकि हाइट पर जाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी होते हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होते हैं, क्योंकि ऊपर जाते तो थिन जो लेयर है वो थिन होती जाती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर डेंस है और यहाँ थिन होता जा रहा है। तो ये इस कारण क्या होता है कि हाइट पर होने के कारण हाइट पर एटमॉस्फेयर थिन होता है और वहाँ पर वेट उसका कम होता है, उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन इतना मार्जिनल होता है क्योंकि हम इतनी हाइट पे तो जाते नहीं हैं। एटमॉस्फेरिक लेवल तो बहुत ऊंचा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कितना है ये एयर का कॉलम, ऊपर से नीचे तक ये देखेंगे हम कॉलम, ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर। अब ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ये जो इंसर्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट है। तो ये कितना है मास, एयर का मास कितना होगा 10⁴ kg, 10⁴ kg। तो ये जो बॉटम पे एक्सर्ट कर रहा है ये होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम प्रेशर समझ गए। अभी अगर ये प्रेशर नहीं समझा तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा लोगों को पड़ता ही पड़ता है, ये तो बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हमने ये सारे इंडस्ट्रियल प्रेशर समझ लिए और ये प्रेशर समझ लिए तो ये प्रेशर पे हमको बहुत हल्कापन महसूस होगा, वरना ये ब्लड प्रेशर समझने की बात आ जाएगी। नौबत आ जाती है कि हमको अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं जानते तो हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना पड़ता है। चलिए वो तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। फोर्स, प्रेशर फोर्स क्या है? फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर के कारण एक्सर्ट होने वाले फोर्स को प्रेशर फोर्स बोलते हैं। क्या करते हैं, अभी हमने बात करी थी सॉलिड की, सॉलिड में नेल्स की बात करी थी। नेल्स पे क्या करते हैं, हम एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, तो कैसे उस पर सामने वो एरिया के हिसाब से वो अंदर प्रेशर जनरेट करता है और प्रेशर ज़्यादा कम के कारण वो रिएक्ट करता है। अब इसमें देखिए सभी तरफ प्रेशर जो है वो कॉमन होता है। अब इसमें देखिए सब तरफ प्रेशर है, वो किस तरह से दिखा रहा है कि प्रेशर है। अब ये एरिया में फोर्स लगा रखा है तो ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, अंदर में, और सभी तरफ बराबर प्रेशर हो रहा है। प्रेशर फोर्स एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लोजर सरफेस। अब ये सभी जगह देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन, ये प्रेशर फोर्स है। इसके आगे देखेंगे हम प्रेशर मेजरमेंट। अच्छा, प्रेशर हमने जान लिया है, तो प्रेशर मेजरमेंट देखें। प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, तो बार्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज होते हैं जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। डायफ्राम प्रेशर गेज होते हैं, इसे भी आप इमेज में इजीली देख सकते हैं, ये डायफ्राम गेज हैं। और ये कैप्सूल प्रेशर गेज हैं, कैप्सूल प्रेशर गेज भी आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह के होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर गेज। अब एब्सोल्यूट प्रेशर गेज कौन सा होता है, वो प्रेशर गेज होते हैं जिसमें कि वो शुरू 0 से करता है। मतलब अगर हमारे पास अभी अर्थ पर क्या प्रेशर है, हमारे पास अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दें तो 0 प्रेशर होगा। तो 0 प्रेशर से जो चीज़ मेजर करते हैं उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, और ये होते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर गेज। प्रेशर ऑफ गैस, वेपर और लिक्विड रिलेटिव टू परफॉर्म वैक्यूम। ठीक है, जो वैक्यूम के लिए हम जनरली वैक्यूम वगैरह को मेजर करते हैं, वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर का यूज़ करते हैं। विच हैज़ द प्रेशर टू 0। ये देखिए, ये सभी प्रेशर गेज होते हैं, वैक्यूम प्रेशर गेज, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज। और डिफरेंशियल प्रेशर गेज होते हैं जो कि 2 डिफरेंट लाइंस में या तो अलग अलग प्रेशर की लाइन के अंदर के बीच के डिफरेंस को एक बताता है, ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज है। इसके बाद होता है हमारा बेलो प्रेशर गेज। ये बेलो प्रेशर गेज भी आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें बेलो है। बेलो इजीली मतलब बलून है, बलून टाइप से बेलो होते हैं। एक तरफ को प्रेशर आता है तो वो ड्राइव देता है वन साइडेड और वो डायल को घुमाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट में मैनोमीटर प्रेशर गेज। मैनोमीटर देखिए किस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से होते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर, ये मैनोमीटर है, एक साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक साइड पे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ये और 2 अलग अलग प्रेशर का डिफरेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। पीजोमीटर प्रेशर गेज क्या होता है, ये देखिए पीजोमीटर प्रेशर गेज भी ऐसा होता है, लाइन में लगा होता है, ईजिली हम उसको प्रेशर डिटेक्ट कर सकते हैं। पीजोमीटर इज यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर। इट कन्वर्ट्स वाटर प्रेशर टू अ फ्रीक्वेंसी सिग्नल वाया डायफ्राम एंड अ टेंशन स्टील वायर। A change in pressure on diaphragm cause a change in tension of the wire. When excited by a magnetic coil, the wire vibrates at its natural frequency. तो इस तरह से हम ये पीजोमीटर प्रेशर गेज से मेजरमेंट लेते हैं। अब देखेंगे हम पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो भी प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टैटिक प्रेशर में। प्रेशर ऑलवेज इक्वल इन ईच एंड एवरी पोर्शन इन सिस्टम।
मतलब वो चारों तरफ एकदम बराबर रहेगा। इस सिस्टम में देखिए एक साइड पर फोर्स F1 है, यहाँ पर फोर्स F2 लग रहा है, लेकिन प्रेशर दोनों पर बराबर है, ठीक है ना। एरिया अलग अलग है इसलिए दोनों फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन प्रेशर उस सिस्टम में बराबर है क्योंकि लिक्विड है, तो लिक्विड इधर से उधर प्रेशर ट्रांसमिट करके बराबर हो जाता है। अब पास्कल्स लॉ को और आगे डिटेल में देखेंगे। प्रेशर ऑलवेज इक्वल इन ईच एंड एवरी पोर्शन इन सिस्टम, वो इक्वल होता है सारे पोर्शन में। अब यहाँ देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं F1 और हम कार जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं हम एक कम फोर्स से, क्योंकि प्रेशर इक्वल है और प्रेशर इक्वल है, हम एरिया बढ़ा देते हैं तो हम बड़े उसको लिफ्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज को कैसे हम मैथमेटिकली डिनोट करेंगे? हाइड्रोलिक P1 इक्वल टू P2, F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो ये देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, वर्क कितना हो गया, F1 डेल्टा Y1 इक्वल टू F2 डेल्टा Y2, इसको बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर फोर्स, अब ये देखिए इसमें फिर से देखेंगे हम इस डायग्राम में। आप देखिए अलग अलग हमने चेंबर के अंदर प्रेशर है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग पिस्टन्स हैं। मान लीजिए A1 1 सेंटीमीटर, A2 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इस तरह से A1 A2 A3 A4 है। तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम में, मतलब अभी सब में जो प्रेशर है वो बराबर है। तो अभी F1 F2 F3 F4 जो होंगे वो क्या होंगे वो देखिए। F1 जो कि एरिया 1 देखेंगे काफ़ी छोटा पिस्टन है, काफ़ी छोटा है, इस पर कितना 10 kg का फोर्स है। दूसरा देखेंगे हम F2, इस पर कितना है 100 kg। F3 पर कितना है 500 kg। देखिए ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, ये जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और जो जितना छोटा है उस पर उतना ही कम फोर्स लग रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एरिया बढ़ने से प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने के बावजूद भी फोर्स लगने पे कितना ज़्यादा ये बढ़ जा रहा है। देखिए फोर्स, तो ये हमारा हाइड्रोलिक का बेसिक है। अब इसमें देखेंगे F1 F2 F3 ये फोर्स है, अब फोर्स प्रेशर एरिया। अब इसमें देखेंगे, देखिए फोर्स ये लग रहा है। अभी क्या हो रहा है, जब हमने ये कार रखा हुआ है, अब हमने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया तो क्या हुआ, प्रेशर P1 और यहाँ पर प्रेशर कितना P2। अभी अलग अलग प्रेशर है तो क्या होगा, प्रेशर ट्रांसमिट होगा। क्या होगा, फ्लूइड ट्रांसमिट होगा, इधर से फ्लूइड ट्रांसमिट होकर इधर से इधर जाएगा, फ्लूइड ट्रांसमिट होकर इधर से इधर जाएगा और ये लिफ्ट करेगा और ये जो है डाउन होगा, ठीक है ना। फोर्स अलग अलग लग रहा है क्योंकि एरिया अलग अलग है, लेकिन प्रेशर अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ पे प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे प्रेशर क्या कम था, तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर ट्रांसमिट हुआ इधर आया। अभी प्रेशर ट्रांसमिट होकर इधर आया तो क्या हुआ, ये लिफ्ट होने लगा। लिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ये दोनों, इसने इसको डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, एस डिस्प्लेस कर दिया। एस डिस्प्लेस आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब यहाँ पे जो प्रेशर था वो प्रेशर यहाँ भी हो गया, मतलब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया है, ये लिफ्ट होकर अपना फिक्स हो गई है। अब ये इतना लिफ्ट हो गया उसके कारण, तो ये हमारा अभी प्रेशर इसमें इक्वल हो गया है दोनों तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम को देखिए। अब इतना समझने के बाद ये हाइड्रोलिक सिस्टम, एक मैं सिर्फ जनरल व्यू दिखा रहा हूँ हाइड्रोलिक सिस्टम का। ये हाइड्रोलिक हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, पावर ब्रेक और ये पंप, किस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है वो यहाँ पर एक जनरल आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा टिपिकल हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है, किस तरह से वर्क करता है देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एडवांस इससे आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Stay ahead of the game creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.